let's see what is cyber security. Cyber security, the term cyber security is used to refer to the security offered through online services to protect your online information. With an increasing amount of people getting connected to the internet, security threats that cause massive harm are increasing also. साइबर सिक्योरिटी क्या है? ये एक टर्म है जो हमें हमारे डाटा, जो भी हमारा डेटा ऑनलाइन रहता है, जिसको हम ऑनलाइन स्टोर करके रखते हैं, या जब भी हम ऑनलाइन सर्फिंग करते हैं, तो हम अपने कंप्यूटर के डेटा को या जो डेटा ऑनलाइन रखे हैं उसको कैसे सिक्योर रख सकते हैं, इसी टर्म को इसमें बताया गया है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी जानने से पहले हमें ये 4 टर्म जानना होगा कि साइबर वर्ल्ड क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है, और जो प्रॉब्लम साइबर फील्ड में आता है वो क्या-क्या है और कैसे हम इसे दूर कर सकते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज़ साइबर? साइबर जो वर्ड है ये इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और वर्चुअल रियलिटी का कॉम्बिनेशन है। साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों होती है? सबसे पहले तो जो भी डेटा हमारा है, जैसे बैंकिंग डेटा या फिर जो इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ है, वो हम जब ऑनलाइन या अपने सिस्टम में ऑफ़लाइन भी रखते हैं और इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, तो वो सबके साथ डिस्क्लोज़ ना हो, उसका पब्लिक स्क्रूटनी ना हो, इसलिए हमें साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। कुछ एक मेजर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, वो एक-एक करके मैं डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट वायरस, सेकंड हैकर, थर्ड malware, फोर्थ ट्रोजन हॉर्सेस एंड लास्ट वन इज़ पासवर्ड क्रैकिंग। वायरस और वर्म्स क्या होता है? वायरस एक प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, जो हमारे सिस्टम में ऑटोमैटिकली रन करता है। वो अपने आप सिस्टम में अपलोड होता है, अपलोड होने के बाद वो ऑटोमैटिकली वन बाय वन हमारे सिस्टम में एंटर करते जाता है और हमारे फाइल्स कंप्यूटर सिस्टम में जो फाइल्स रहते हैं, उनको हार्म करते जाता है। इसका सॉल्यूशंस क्या है? कोई भी अनऑथराइज्ड प्रोग्राम हमारे सिस्टम में इंस्टॉल ना हो, कि वायरस सॉफ्टवेयर्स है, ताकि अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर्स अपने आप हमारे सिस्टम में इंस्टॉल ना हो। यहाँ पर कुछ एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स के नाम दिए गए हैं, जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। हैकर्स, हैकर्स टर्म्स जो है, ये हम लोग हमें लगता है कि सब लोग अवेयर होंगे। अगर हम लोग साइबर वर्ल्ड की दुनिया में जाते हैं, तो ये हैकर टर्म बहुत ही मायने रखता है। हैकर्स कोई आम पर्सन्स नहीं होते हैं, वो एक प्रोग्रामर होते हैं, जिनको प्रोग्रामिंग की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, और वो अच्छे-अच्छे प्रोग्राम बना के क्या करते हैं, हमारे सिस्टम के पासवर्ड्स को, सिक्योरिटी को तोड़ते हैं, ताकि वो उसका डेटा ले सके। सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि एक चोर अगर घर में चोरी करता है, तो वो सिंपल सा घर का ताला तोड़ता है और चोरी करता है। और किस लिए चोरी करता है? ताकि उसको उस घर से कुछ बेनिफिट मिल सके, कुछ सामान वहाँ से चुरा के ले जा सके। सेम वे में अगर हैकर हमारे कंप्यूटर के सिक्योरिटी को तोड़ता है, तो वहाँ से भी उसको कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। वो बेनिफिट क्या है? वो हमारे पर्सनल डेटा को चुराना चाहता है। नेक्स्ट टर्म है, कैसे हम हैकिंग से हैकर्स को रोक सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि हैकर्स को हम लोग रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रोग्रामर, जब भी अभी मैंने बताया कि वो एक प्रोग्रामर होते हैं, तो उनको तोड़ना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। वो किसी न किसी तरह, जैसे चोरी हो ही जाती है। सेम वे में क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर भी जब कुछ डेटा हमारा सेफ रहता है, तो हैकर्स उसको चुरा ही लेते हैं। तो वो तो हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ एक सेफ्टी मेजर्स अपनाया जा सकता है। जैसे हम घर से जाने से पहले घर को तो खुला छोड़ के जाते नहीं हैं।
जानते हैं कि चोरी चोर करेगा, अगर ताला तोड़ के ही चोरी करेगा, फिर भी हम अपने सेफ्टी के लिए ताला लगा के जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी हमें क्या करना है, सिक्योरिटी मेजर्स को अपनाना है। कुछ एक पासवर्ड यूज करने हैं, फायरवॉल्स ऑन करना है। इस तरह से हम लोग अपने सिस्टम को हैक होने से बचा सकते हैं। मेलवेयर क्या होता है? मेलवेयर एक टर्म है जो दो वर्ड से बना है। फर्स्ट मैलिशियस, सेकंड सॉफ्टवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर मतलब ये एक मैलिशियस प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, जो हमारे सिस्टम को क्या करता है, डैमेज करता है, वो भी बिना ऑनर के, परमिशन के। कुछ एक मेलवेयर्स यहाँ दिए गए हैं, जिसमें पहला है वायरस, सेकंड ट्रोजन्स, थर्ड रूल किट्स, फोर्थ वर्म्स, थर्ड स्पाईवेयर, फोर्थ क्राइमवेयर एंड थर्ड एडवेयर। ये जितने भी मेलवेयर के टाइप्स हैं, ये सारे एक तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हमारे सिस्टम को हार्म पहुंचाते हैं। हम लोग इस मेलवेयर को स्टॉप कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्टली वी हैव टू डाउनलोड एंटी मेलवेयर प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट आवर सिस्टम। और भी तरीके हैं हम मेलवेयर प्रोग्राम्स को रोकने के। जैसे हम अपने सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर होता है फायरवॉल, फायरवॉल को हम लोग ऑन कर सकते हैं, या एंटीवायरस को इंस्टॉल करके हम लोग मेलवेयर को रोक सकते हैं। थर्ड वन इज ट्रोजन हॉर्सेस। ट्रोजन हॉर्सेस क्या है? ये एक ईमेल वायरस है जो क्या करता है, डुप्लीकेट ईमेल बनाता है और हमारे डेटा को हमारे सिस्टम से क्या करता है, चुराता है। हम लोग ट्रोजन हॉर्सेस को कैसे दूर करेंगे, इसके बारे में जानकारी दी गई है यहाँ पर। सबसे पहले तो हम लोग कुछ एक सिक्योरिटी सूट्स होते हैं, ये भी एक तरह का एंटीवायरस ही है, एंटीवायरस बोल सकते हैं। इसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो हम लोग ट्रोजन हॉर्सेस को रोक सकते हैं। वो हमें, अगर कोई भी अनऑथराइज्ड मेल है, उसको वो जैसे ही हम अनऑथराइज्ड मेल को ओपन करेंगे तो ये ट्रोजन हॉर्सेस हमें मैसेज देगा कि ये मेल आपके लिए सही नहीं है। पासवर्ड क्रैकिंग। पासवर्ड क्रैकिंग क्या होता है? पासवर्ड अटैक। कभी कभी क्या होता है कि पासवर्ड लोग हमारा चुरा लेते हैं। पासवर्ड हमारा चुरा कैसे लेते हैं? हमारे पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है उसकी सहायता से वो हमारा पासवर्ड क्रैक कर लेते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपना मोबाइल नंबर पासवर्ड में रख देते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड में रख देते हैं। तो ये इजी वे है पासवर्ड क्रैकिंग करने का। लोग हमारा इंफॉर्मेशन थोड़ा सा भी जान जाएंगे और हमारे पासवर्ड को क्रैक कर लेंगे और हमारे सारा डेटा यूज कर सकते हैं वो। नेक्स्ट टर्म है कुछ एक ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स क्या होते हैं? जब भी हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करते हैं, चाहे ऑनलाइन, चाहे वो बैंक के थ्रू हो या फिर किसी मर्चेंट के थ्रू हो, उसमें आने वाले जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है, उसमें क्या क्या फ्रॉड्स होते हैं उसके बारे में कुछ जानकारी हम लोग यहाँ देखते हैं। सबसे पहले तो ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड वन इज बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। थर्ड वन डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। एंड फोर्थ वन इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हम लोग करते हैं, वो ये चार माध्यम से हम लोग करते हैं। पहला इमीडिएट पेमेंट सर्विस, सेकंड वन इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, फोर्थ पॉइंट ऑफ सेल मशीन, एंड फोर्थ इज मोबाइल वॉलेट। सबसे पहला इमीडिएट IMPS। ये एक ऐसा सर्विस है जिसके थ्रू हम लोग अपने मोबाइल का यूज करके किसी को भी 24/7 आवर्स पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। सेकंड UPI। यूपीआई क्या होता है? यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जहां पर हम लोग मोबाइल टू मोबाइल मनी ट्रांसफर करते हैं। एक मोबाइल
से दूसरे मोबाइल में मनी ट्रांसफर करते हैं, इसके लिए हमें एक वर्चुअल एड्रेस की जरूरत होती है, जो कि बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ये यूपीआई इंस्टॉल कैसे होता है? तो सबसे पहले हम लोग अपना मोबाइल नंबर वेरीफाइड करते हैं, फिर वर्चुअल प्राइवेट एड्रेस होता है और उसके बाद उसको बैंक से लिंक करते हैं और उसके बाद हम लोग यूपीआई का पिन सेट करते हैं। इस होता है, इसमें किसी वॉलेट में पैसा नहीं जाता है। नेक्स्ट पॉइंट और सेल, यहाँ पर लोग क्या करते हैं, जब सामान परचेज करते हैं, चाहे वो पेट्रोल पंप पे हो या किसी गुड्स स्टोर पे हो या किसी मर्चेंट पे हो, वहां पर हम लोग जब कोई प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं तो वहां हम अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं अमाउंट को पे करने के लिए। तो वहां भी क्या होता है, डिजिटल पेमेंट का यूज होता है। नेक्स्ट है मोबाइल वॉलेट या ई वॉलेट। ये मोबाइल वॉलेट या ई वॉलेट क्या है? ये एक वर्चुअल वॉलेट है। जैसे हम लोग अपना पर्स में पैसा रखते हैं, वैसे ही ऑनलाइन एक प्लेस होता है जहां पर हम लोग अपना पैसा स्टोर करके रख सकते हैं और जब चाहें उसका यूज कर सकते हैं। जैसे पेटीएम वॉलेट हो गया, फोन पे वॉलेट हो गया, इसमें हम अपना पैसा स्टोर करके रख सकते हैं। ये किसी यूपीआई से कनेक्टेड नहीं होता है, ये इनका अपना वॉलेट होता है। नेक्स्ट है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। ये वर्चुअल पेमेंट एड्रेस क्या है? ये एक यूनिक आइडेंटिटी है यूपीआई के लिए। अगर हमको यूपीआई करना है तो उसके लिए ये एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है हर पर्सन्स को, जहां पर वो अपना ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर सकता है। कुछ एक डिफरेंसेस है यूपीआई और ई वॉलेट में। यहाँ पर यूपीआई और ई वॉलेट पे जो डिफरेंसेस है, पहला है यूपीआई में इंटर ऑपरेबिलिटी हो सकता है, बट ई वॉलेट में इंटर ऑपरेबिलिटी का बहुत सारा कमी है। यूपीआई में क्या होता है, हमको अपने बैंक अकाउंट से कहीं दूसरे प्लेस पे अमाउंट को लोड करने की जरूरत नहीं होती है, बट ई वॉलेट में बैंक अकाउंट से पैसा भी ई वॉलेट में लोड करना पड़ता है। अकाउंट, बट ई वॉलेट में जो पैसा ट्रांसफर होता है, पहले बैंक से ई वॉलेट में जाता है और फिर हम किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूपीआई में केवाईसी की जरूरत नहीं होती है, ई वॉलेट में केवाईसी की जरूरत होती है। यूपीआई का लिमिट, जो ट्रांजैक्शन लिमिट है 1 लाख पर डे है, ये अभी और बढ़ गया है, जबकि ई वॉलेट में मैक्सिमम लिमिट 20,000 है। ये हर वॉलेट के लिए नहीं है। कुछ ई वॉलेट हैं जो 2,000 भी देते हैं और 3,000 भी देते हैं, उससे ऊपर आप एक दिन में ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते हैं। यूपीआई के लिए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस की जरूरत होती है, बट ई वॉलेट के लिए मोबाइल नंबर का जरूरत होता है। यहाँ पर कुछ एक बैंकिंग फ्रॉड्स हैं, उसके बारे में जानकारी दी गई है। फर्स्ट, यहाँ बैंक में कैसे फंड फ्लो करता है उसके बारे में पहले जानकारी दी गई है, उसके बाद जानकारी दी जाएगी कैसे फ्रॉड होता है। सबसे पहले बैंक अकाउंट ऑफ सिटीजन, उसके बाद मोबाइल वॉलेट, परचेज ऑफ ई कॉमर्स, चार्जिंग ऑफ टीवी, मोबाइल ईटीसी, मोबाइल वॉलेट, पेमेंट पब्लिक यूटिलिटीज, ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट एंड विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम एटीएम। ओटीपी फ्रॉड। ओटीपी फ्रॉड क्या होता है? जब कोई ओटीपी मांगता है हमसे कि आप ये ओटीपी, फोन लगभग लगभग मैक्सिमम लोगों के पास आता है कि आपका ये बैंक क्रेडिट कार्ड समाप्त हो रहा है, आपके पास ओटीपी जाएगा, आप उसको फिर से एक्टिवेट करवाइए, या कुछ भी मैसेज देके वो हमसे हमारा ओटीपी मांगना चाहते हैं। लेकिन ओटीपी लेने से पहले वो हमारा कार्ड का सारा डिटेल्स किसी न किसी रूप में ले लेते हैं, यानी कि उनके पास हमारा डिटेल्स रहता है, तभी हमारे पास वो ओटीपी भेजते हैं, अदरवाइज वो ओटीपी हमारे पास नहीं आएगा। और कोई भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, अगर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो आज के डेट में बिना ओटीपी आए, वन टाइम पासवर्ड, वो ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म्ड नहीं होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए?
अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कुछ एक टर्म दिया गया है कि कैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस परफॉर्म होता है। जब भी कोई यूजर कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो वो ऑर्डर मर्चेंट सर्वर तक जाता है। उसके बाद वो मर्चेंट सर्वर से पेमेंट गेटवे के पास जाता है। पेमेंट गेटवे के बाद पेमेंट गेटवे क्या करता है, बैंक को रिक्वेस्ट करता है। बैंक रिस्पॉन्स करता है पेमेंट गेटवे को वापस, और फिर वो पेमेंट गेटवे जब रिस्पॉन्स हो जाता है तो वापस वो मर्चेंट सर्वर के पास जाता है, और फिर वापस वो रिस्पॉन्स आता है जहां से ऑर्डर प्लेस किया गया है। इस टोटल प्रोसेस में 2 to 6 सेकंड लगता है। लेकिन जब हम देखें सातवां प्रोसेस, मर्चेंट के पास वो पैसा पहुंचने में 24 आवर्स लगता है। अगर इस बीच में हमें लगा कि वो गलत हो रहा है तो हम बैंक को इन्फॉर्म सॉरी पुलिस या साइबर सेल को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि मेरे साथ ये दुर्घटना हुई है। तो साइबर सेल क्या करेगा, वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होने देगा, उसको रोक देगा। नेक्स्ट, फ्रॉड यूजिंग रिमोट एक्सेस और एनी डेस्क और मोबाइल ऐप। यहाँ पर मोबाइल ऐप या जो कंप्यूटर रिमोट एक्सेस होता है, जैसे हम यहाँ से बैठे किसी दूसरे सिस्टम को चला रहे हैं, तो उसके थ्रू फ्रॉड कैसे होता है। स्काइप के थ्रू भी लोग कुछ फ्रॉड करते हैं। सबसे पहले तो विक्टिम्स क्या करते हैं, एक डाउनलोड लिंक भेजते हैं कि आप ये डाउनलोड करो अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में। इसके बाद एक 9 डिजिट का कोड जनरेट होता है, वो इंस्टॉल करना रहता है। विक्टिम्स क्या बोलते हैं कि उस कोड को शेयर करो। जैसे ही हम वो कोड शेयर करते हैं, वो हमारे डेटा को एसेस कर लेता है और पैसा वहां से उठा लेता है। नेक्स्ट है यूपीआई फ्रॉड। यूपीआई फ्रॉड में क्या होता है, मैसेज फ्रॉड जो है करने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, एक मैसेज भेजते हैं और उस मैसेज के लास्ट में एक लिंक रहता है। वो बोलते हैं उस लिंक को आप क्लिक करो, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे ही हम उस लिंक को क्लिक करते हैं, क्या होता है, हमारा क्या होता है, अपना जो ओटीपी गया है वो शेयर कीजिए और न्यू एमपिन सेट कीजिए। जैसे ही हम न्यू एमपिन सेट करते हैं, क्या होता है, हमारा डेटा चोरी हो जाता है। यहाँ पर यूपीआई फ्रॉड में हमें ये देखना है कि जब भी कोई पर्सन हमसे ये बोलता है कि आपको हम पैसा भेज रहे हैं, आप रिसीव करने के लिए ये ऐप इंस्टॉल कीजिए और अपना एमपिन और ओटीपी डालिए। तो यहाँ मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि हमें जब पैसा रिसीव करना होता है, तो पैसा रिसीव करने के लिए किसी भी ओटीपी और एमपिन की जरूरत नहीं होती है। पैसा रिसीव करने के लिए ओटीपी और एमपिन की जरूरत नहीं होती है। ओटीपी और एमपिन की जरूरत हमेशा पैसा सेंड करने के लिए होता है। यूपीआई फ्रॉड में क्या करना चाहिए हमें, अगर यूपीआई फ्रॉड हमारे साथ हो गया है तो हम तुरंत कस्टमर केयर को कॉल करेंगे और हम अपने बैंक अकाउंट को फ्रीज करेंगे। फ्रीज का मतलब कि उसके बाद वो कोई भी ट्रांजैक्शन उस बैंक से ना हो। बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं करेंगे तो वो ट्रांजैक्शन तुरंत कंप्लीट हो जाएगा और वहां से पैसा चला जाएगा। अगर हम अपना कार्ड भी ब्लॉक करवाते हैं तो कार्ड ब्लॉक करवाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पैसा हमारे बैंक से निकल जाएगा, क्योंकि यूपीआई में बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है, उसका कार्ड से कुछ लेना देना नहीं होता है। यहाँ पर रिफंड फंड रिफंड फंड में क्या होता है, बहुत से फेक ई कॉमर्स साइट्स क्या बोलते हैं, आपकी लॉटरी लग गई है, आपका ये पैसा लॉटरी में निकला है, आपको इतना पैसा सेंड करना होगा। ठीक है, और आप ये जो
मनी है, इसको रिसीव करने के लिए आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए। जैसे ही हम क्लिक करते हैं, क्या होता है, हमारा पैसा और हमारा डेटा दोनों चला जाता है। कार्ड डुप्लीकेशन स्कीम, ये कार्ड डुप्लीकेशन स्कीम जो है, ये एक्चुअल में बहुत सारे जो बैंक एटीएम्स हैं वहां पर होता है। वहां पर क्या होता है कि एक छोटा सा डिवाइस, जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये डिवाइस जस्ट जो कार्ड स्वाइपिंग प्लेस होता है जस्ट उसके ऊपर लगा दिया जाता है। और इस छोटे से डिवाइस में कैमरा रहता है, जो कि जैसे ही हम कार्ड इंसर्ट करते हैं, कार्ड का पूरा डेटा इस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। और जो कुछ पिन जो एटीएम में हम लोग इंसर्ट करते हैं, जो पिन डालते हैं एटीएम में, वो पिन भी इस कैमरे से रिकॉर्ड हो जाता है। और इसके माध्यम से जो फ्रॉडर होते हैं उनके पास हमारा कार्ड का पूरा डेटा चला जाता है। फ्रॉड यूजिंग क्यूआर कोड, क्यूआर कोड में क्या होता है, कुछ लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये क्यूआर कोड स्कैन स्कैन करो और आपको इतना पैसा मिल जाए। जैसे ही हम क्यूआर कोड डालते हैं, उसके बाद वो हमसे बोलता है यूपीआई एम पिन डालो या ओटीपी डालो। जैसे ही ओटीपी डालते हैं, वो पैसा हमारा रिसीव होने के बदले वो डिडक्ट हो जाता है। क्यूआर कोड स्कैन्स, पासवर्ड, अब ये सारे बैंकिंग ना हो इसके लिए हम क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें अपना पासवर्ड सिक्योर करना चाहिए। यूज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का मतलब कि नाम या सिंपल मोबाइल नंबर या कोई डिजिट्स पासवर्ड्स में नहीं रखना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब होता है कि पासवर्ड मिनिमम 8 डिजिट्स लंबा हो मिनिमम। और पासवर्ड जो है वो एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक नंबर और एक स्पेशल डिजिट का मिक्सचर हो। अगर कोई पासवर्ड बना रहे हैं तो उसमें एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक डिजिट और एक स्पेशल कैरेक्टर होना ही चाहिए, तभी वो पासवर्ड स्ट्रांग बनता है। और हम लोग बहुत सारे साइट्स पे विजिट करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, जूम आईडी हो, जीमेल हो, तो हर साइट्स के लिए हमें पासवर्ड्स अलग अलग रखना चाहिए। सेम पासवर्ड डिफरेंट साइट्स के लिए कभी नहीं रखना चाहिए। और क्या क्या है, सेफ्टी मेजर्स दैट शुड बी टेकन व्हाइल एसेसिंग इंटरनेट ऑन कंप्यूटर। जब भी हम इंटरनेट अपने कंप्यूटर पे चलाते हैं तो क्या क्या सेफ्टी मेजर्स रखना चाहिए। सबसे पहला तो स्ट्रांग पासवर्ड, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये स्ट्रांग पासवर्ड हमको रखना चाहिए। दूसरा है प्रोटेक्शन यूजिंग फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है, ये हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर एक होता है। बाय डिफॉल्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर है जिसे हमें ऑन करना पड़ता है, जो हमें बाहर अनऑथराइज्ड नेटवर्क से बचाता है। अगर कोई अनऑथराइज्ड नेटवर्क हमारे नेटवर्क में आके हमारे डेटा को चुराना चाहता है तो उससे ये प्रोटेक्ट करता है फायरवॉल सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है पेरेंटल गाइडेंस फॉर यूजिंग आईटी टूल। ये जो आईटी टूल्स हैं, जितने भी आईटी टूल्स हैं, जैसे जूम हो गया, फेसबुक हो गया, या फिर और भी बहुत सारे डिजिटल टूल्स हैं पढ़ने के लिए जो हम यूज करते हैं, या बच्चे पढ़ने के लिए यूज करते हैं और हम पढ़ाने के लिए यूज करते हैं। तो बच्चे जब उसको यूज करते हैं तो उनका पेरेंटल गाइडेंस जरूरी है। कौन सा साइट्स और टूल्स उनको यूज करना चाहिए और कौन सा ऐप उनको नहीं यूज करना चाहिए, इसके लिए गाइडेंस देना जरूरी। वो पेरेंट्स गाइड में ही उस टूल को यूज करें। फोर्थ वन इज डू नॉट रिस्पॉन्ड टू ईमेल फ्रॉम एन अननोन पर्सन। ऐसे पर्सन्स के ईमेल का जवाब हमें नहीं देना, ये को हम नहीं जानते। अगर उस पर्सन्स के ईमेल का हम जवाब देते हैं तो हो सकता है वो हमारे लिए सही नहीं हो, वो फिर मेल भेजेगा और इस तरह से
हमारे डेटा को आगे प्रोसेस में ले सकता है। सो साइबर सिक्योरिटी इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। साइबर सिक्योरिटी जो भी डेटा हमारा साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, साइबर से रिलेटेड है, उसको सिक्योर करना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू।